जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेलकम टू द वंदे मातरम सीरीज, जहां पर हम पॉलिटी को पूरा रिवाइज करेंगे। पूरी पूरी की पूरी पॉलिटी को बहुत छोटे से टाइम में, कम से टाइम में हम हर चैप्टर को अच्छे से कवर करेंगे। रादर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट of examination which is going to be asked in your UPSC papers, be it your IAS पेपर, be it your CDS पेपर, be it your CFF पेपर, और एनडीए के लिए स्पेशली वो लोग जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर इस सीरीज़ को देखें, और फॉर दैट मैटर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स ऑल्सो। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इस पर डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है जी। अगर आप देखो, इस चैप्टर को हम 3 भाग में बांटेंगे, और 3 भाग क्या क्या है जी। एक तो है जी, जब देश आज़ाद हुआ था उस समय कैसे कैसे स्टेट्स बनी थी, ठीक है जी, उनकी कर्नोलॉजी, और कौन कौन सी 3 महाराज्य जो जो थे प्रेसिडेंसीज, वो इंडिया में कैसे जुड़े। उस समय सरकार ने 3 कमेटीज बनाई थी, उन कमेटीज पे भी क्वेश्चन आने के पूरे आसार हैं। फिर कर्नोलॉजिकल ऑर्डर सारी स्टेट्स का, कब कब कौन कौन सी कैसे कैसे फॉर्म हुई। और चौथी चीज़ मेरे भाई, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। रादर इट्स अ टॉपिक वो हर बारी, हर दूसरे तीसरे दिन आता ही आता है। फिर अभ्यास सीरीज में इसके PYQs डिस्कस करेंगे जी। सबसे पहले एक चीज़ समझ आनी चाहिए, सबसे पहला आस्पेक्ट पढ़ेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय राज्य कितने थे, और कैसे इन सभी जो राज्य अंग्रेज जब छोड़ रहे थे, अगर आपको याद हो, उस समय सरकार ने ये चीज़ कही थी कि आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप पाकिस्तान में जुड़िए, या आप इंडिया में जुड़िए, और या आप ऑटोनॉमस रहिए। तो उस समय जितनी भी प्रेसिडेंसीज थी, जितने भी हमारे देश के स्टेट्स थे, पाकिस्तान अलग था और इंडिया अलग था। तो इनमें कौन कौन जुड़ना चाहता है और कौन कौन ऑटोनॉमस रहना चाहता है, इस प्रकार एक 3 थे, टोटल थी उस समय 352 प्रेसिडेंसीज, 252। उनमें से 249 तो इंडिया में जुड़ गई, लेकिन 3 रियासतें जुड़ने से मना कर रही थी या इनमें इंटरेस्ट नहीं था। वो कौन कौन सी थी? एक थी कश्मीर, एक थी अपनी जूनागढ़, और एक थी हैदराबाद। इनको जोड़ने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसीलिए उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है आज। बिस्मार्क जर्मनी को यूनिफाई करने वाले बंदे थे। यहाँ इनको आयरन मैन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस समय पहले पर हमारे देश के गृह मंत्री थे और देश के उप प्रधानमंत्री भी थे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इन्होंने कैसे जोड़ा ये समझना है। ये 3 एरिया, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर तो आपको पता ही है। यहाँ पर जो राजा थे, राजा हरि सिंह, कश्मीरी पंडित थे, और ही नेवर वांटेड टू ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। एट दैट टाइम जब पाकिस्तानी ट्राइबल्स ने अटैक किया, तो तब इन्होंने इंडिया के प्रधानमंत्री के साथ एक्सेशन साइन किया था, साइन ऑफ एक्सेशन, जिसके तहत ये इंडिया के अंडर तो आ गए, बट एट द सेम टाइम फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ये सब इंडिया संभालेगा, लेकिन अंदर गवर्नेंस ये खुद करेंगे जी। राइट। सो दैट वाज द मेन आइडिया विच दे फॉर्म्ड एज अ एक्सेशन साइन किया कश्मीर ने। उसके बाद जूनागढ़, जूनागढ़ जो कि गुजरात में है जी। यहाँ पर सारी की सारी प्रजा हिंदू थी, सिर्फ राजा मुस्लिम थे। तो यहाँ पर करवाया गया रेफरेंडम, रेफरेंडम करवाया गया जिसको कहते हैं जनमत। तो नेचुरली प्रजा सारी हिंदू थी, दे विल जॉइन इंडिया। सो दैट इज हाउ दिस हैदराबाद, दिस जूनागढ़ बिकेम पार्ट ऑफ इंडिया। एंड देन व्हेन वी मूव टू दिस हैदराबाद, हैदराबाद में आपको पता ही है, बीच में बिल्कुल अंदर, यहाँ पर पुलिस एक्शन के थ्रू हैदराबाद वॉज ज्वाइन टू इंडिया। नेचुरल सी बात है भाई, चारों तरफ तो इंडिया और बीच में तुम कहाँ से कह रहे हो कि भाई हम अलग रहना चाहते हैं। इधर ज्वाइन इंडिया और लीव। सो दैट इज हाउ निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद ज्वाइन इंडिया। इस प्रकार यहाँ पर क्या हुआ, कौन सा पुलिस एक्शन है, मेरे को नाम बताइए, ऑपरेशन का क्या नाम है, जल्दी कमेंट सेक्शन में सभी। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर। उस समय 1947 के बाद इंडिया और पाकिस्तान तो बने, और 3 ऑप्शंस थी सभी के पास, या तो ज्वाइन इंडिया कर लें, या पाकिस्तान, या इंडिपेंडेंट रहें।
552, नॉट 252, 552 में से 249 ने ज्वाइन कर लिया इंडिया, लेकिन 3 जो रिमेनिंग थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये रिफ्यूज़ कर गए थे उस समय। विद द कोर्स ऑफ टाइम आपको बताया, हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन, जूनागढ़ बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम एंड कश्मीर बाय मीन्स ऑफ एक्सेशन। इस प्रकार ये सब जुड़ गए इंडिया में। अब ये जुड़ तो गए इंडिया में, अब इंडिया एक प्रॉपर बन तो गया, एक पूरा कंट्री जिसमें स्टेट्स हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी देयर वॉज अ बिग ट्रबल कमिंग अप। बिग ट्रबल ये था, जब ये राज्य बने, राज्य बहुत बड़े थे, तो इन राज्यों को कई जगह पर, अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल, गुजरात और महाराष्ट्र एक साथ थे, यहाँ नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एक साथ थे। ये इसको प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे कहा जाता था किसी टाइम पे। गुजरात में गुजराती बोली जाती थी, महाराष्ट्र में मराठी। सो दे वर नॉट ईजिली लाइक वर्क टुगेदर, इन अ सेंस दे वांटेड टू बी अ सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि भाषा नहीं हमें समझ आ रही। ठीक इसी प्रकार नीचे भी चल रहा था जी। आंध्रा में बोली जाती तेलुगु और तमिलनाडु में तमिल, तो ये भी आपस में एक प्रॉब्लम चल रहा था। रादर इन एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री देयर वाज एन इशू on the ongoing of language that they want to form a separate state as a part of India। separate state होना चाहिए, so that all the same language speaking people should be living in a same state। इस चीज़ पे जब ये उठा मुद्दा, बहुत सारा ज़्यादा दबदबा हो चुका था इस मुद्दे का, तो तब सरकार ने एक कमेटी बनाई थी पहले, एस.के. धर कमीशन, जिसको आप कहते हैं धर कमीशन। ये पूछा जा सकता है धर कमीशन किस चीज़ के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स के लिए। और इस दर कमीशन ने स्टेट वे कह दिया नो। दर कमीशन क्लियरली रिफ्यूज कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स नहीं होनी चाहिए। जैसे ये हुआ, देश में और मच गया था, यू कैन से, शोर। उस समय अगर आपको पता हो, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा ये मुद्दा उठा हुआ था। उस समय एक पोटीबा श्रीरामुलु थे जो इस मुद्दे को लीड कर रहे थे कि तेलुगु पीपल शुड बी सेपरेटेड आउट, शुड बी सेपरेटेड इनटू आंध्र प्रदेश। और उन्होंने हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे, और हंगर स्ट्राइक पे बैठते उनकी डेथ हो गई। दूसरी कमेटी जो बनी थी एस.के. धर कमीशन के बाद, बनी थी जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभाई सीतारमैया के नाम से जेवीपी कमेटी। इस कमेटी ने भी क्लियर कट रिजेक्ट कर दिया कि लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं। मानना भी सही है जी, अगर आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बनाओगे तो हिंदुस्तान में 500 स्टेट्स बन जाएंगी, और इस बेसिस पे दे विल बी नेवर यूनाइटेड। सो दे ऑल्सो, उन्होंने कहा कि भाई गवर्नेंस के बेसिस ये बाकी पैरामीटर्स फिर भी ठीक है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक लैंग्वेज, इफ वी स्टार्ट फॉर्मिंग द स्टेट्स दैट विल बी अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर अब हंगर स्ट्राइक में जब इनकी डेथ हुई थी, जेवीपी कमेटी की रिजेक्शन के बाद भी, दोनों कमेटीज ने अभी तक रिजेक्ट कर रखा कि लैंग्वेज को पैरामीटर नहीं। फिर तीसरी कमेटी आई जो सबसे फेमस है, जस्टिस फजल अली कमीशन, जिसके अंदर दो और थे, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। इन तीनों ने पहली बारी माना कि भाई ठीक है, हम लैंग्वेज को पैरामीटर मान लेंगे, बट एट द सेम टाइम वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं होगा पैरामीटर। मतलब भाषा को एक एक आधार मान लेंगे, लेकिन बाकी आधार भी होंगे, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एरिया, ये सारी चीज़ें। भाषा को वन ऑफ द पैरामीटर मानेंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ भाषा के आधार पे हम नई स्टेट बना दें। इस प्रकार जो आखिरी कमेटी थी, फजल अली कमीशन, इट एक्सेप्टेड दैट लैंग्वेज कैन बी ए पैरामीटर, बट एट द सेम टाइम वन लैंग्वेज वन स्टेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एवर। ये चीज़ याद रखिए। सबसे पहले धर कमीशन, उसके बाद जेवीपी कमीशन, उसके बाद पोटी श्रीरामुलु, और बाद में जो मैंने बताया फजल अली कमीशन, जिन्होंने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज कैन बी अ बेसिस। सो दिस इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर द थ्री कमेटीज, एस.के. धर, जेवीपी एंड फजल अली कमीशन। आई होप एवरीबडी इज वेरी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग नाउ। अब इस प्रकार ये तीन कमेटीज, आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सबसे पहले एस.के. धर, उसके बाद जेवीपी, और उसके बाद फजल अली कमीशन। मैंने पहली दो कमेटीज ने लैंग्वेज को माना ही नहीं, पैरामीटर मानने की नहीं, तीसरी कमेटी ने मान लिया, और इसके तहत स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, जिसके तहत इंडिया में उस समय 14 स्टेट्स और 6 यूटीज बन गई थी।
याद रखिएगा। अब ये जब चीज़ हो गई, इसके बाद भी ये पहला पार्ट हमारा इस चैप्टर का खत्म हुआ। इसके बाद का जो पार्ट है वो है कब कब कौन कौन सा राज्य बना हिंदुस्तान में। ये जो 20 राज्य, अभी 14 राज्य है, आज वही गिन के 28 राज्य है, वो कैसे बने हैं उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। अब ये जो 28 राज्य है वो कैसे कैसे बने थे, इनका कर्नोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना हमको, और वो 2-3 बार यूपीएससी पूछ चुका आईएएस में, सीएफएफ में, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरी तरफ देखिए, मेरे को तो ये याद है पूरी तरह, आपको भी याद करवा दूंगा। ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र। सबसे पहले ये आंध्रा तो हो गया था सेपरेट, वो तो मुद्दा ही बहुत गरमाया था। उसके बाद गुजरात और ये महाराष्ट्र 60 में। उसके बाद यहाँ पर गुजरात के नीचे ही दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ये बेसिकली, और इवन गोवा, ये इंडिया के पार्ट ही नहीं थे अभी, ये पोर्चुगीज़ द्वारा रूल्ड टेरिटरीज थी। तो इनको आज़ाद करवाया, इन पे पुलिस एक्शन से इनको निकलवाया, और ये बनी यूटीज़ इंडिया की। याद रखिएगा, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड गोवा 61 में। और उसके बाद 62 में पुडुचेरी, जो कि इस तरफ था, ये फ्रेंच टेरिटरी थी, इसको भी निकाला। ये पोर्चुगीज टेरिटरीज को निकाला, फिर फ्रेंच टेरिटरीज को निकाला 62 तक। 62 के बाद याद रखिएगा 63 में हम पहुंचेंगे ऊपर, कहाँ पर, नागालैंड में। 63 के बाद 66 में पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए थे। याद रखना, दोनों ही छक्के मारते हैं पंजाब और हरियाणा, उस हिसाब से याद रहेगा। पंजाब हरियाणा सेपरेटेड आउट फ्रॉम ईच अदर, पंजाब से निकला हरियाणा, और उसी समय चंडीगढ़ को बना दिया गया यूटी, और हिमाचल भी इस समय यूटी था, क्योंकि हिमाचल वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ पंजाब एट दैट टाइम। एंड 71 में जाके हिमाचल को भी एज अ स्टेट बना दिया गया। आइए सर, नागालैंड क्लियर है जी। 63, ये तरीके तरीके कुछ नहीं, जितना बोलूँ उतना याद करिए, और कुछ नहीं। कोई भी पेपर आ जाए आपका यूपीएससी का, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। हरियाणा और चंडीगढ़ भी क्लियर है जी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश भी क्लियर है। अब आ जाए 72 में, इसमें याद रखना एमटीएम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय 72 में। उसके बाद 75 में सिक्किम, जो कि इंडिया का पार्ट नहीं था, इन्होंने बार बार हमें डिमांड किया कि हमें किसी तरह इंडिया में मिला लिया जाए, क्योंकि देयर वाज अ टेरर फ्रॉम चाइना। सो दैट इज हाउ पहले इनको 35th अमेंडमेंट से एसोसिएट स्टेट बनाया, बाद में विद 36th अमेंडमेंट वी मेड इट एज अ फुल फ्लेज स्टेट एज अ सिक्किम। दैट इज हाउ यू नीड टू रिमेंबर 1975। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। 75 के बाद सीधा आ गया अपना 87, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोवा पहले जो यूटी बना था उसको बना दिया गया स्टेट, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। एंड देन CUJ, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, एंड देन तेलंगाना, और अब रिसेंटली JNK। अब ज़रा जल्दी जल्दी क्विकली मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या क्या स्टेट कब कब बनी। सबसे पहले आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात और महाराष्ट्र अलग हुए 60 में। उसके बाद दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा। उसके बाद पुडुचेरी 61 में, ये 62 में हो गया। उसके बाद यहाँ पर 63 में आपको बताया अभी नागालैंड, 66 में पंजाब हरियाणा एंड चंडीगढ़ यूटी, 71 अपना आपने बात की हिमाचल। आफ्टर दैट 72 इफ यू रिमेंबर मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। आफ्टर दैट इज 75 सिक्किम, then 35th amendment and 36th amendment. After 75 we straight away moved to what, this was basically the 87। यहाँ पर आपको याद कैसे करना, मिजोरम, गोवा एंड अरुणाचल, ये दोनों उधर की स्टेट्स हैं, तकरीबन एक जैसी स्टेट लग रही, मिजोरम, गोवा एंड अरुणाचल। आफ्टर 87 वी हैड 2000, जहाँ पर CUJ बना था, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, एंड देन यू हैव इज तेलंगाना एट 2014 एंड द लास्ट वाज JNK। तो इस प्रकार ये सारी स्टेट्स कैसे कैसे बनी, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। अब आता अपना आखिरी पड़ाव आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल 1 to 4, दैट इज व्हाट पार्ट 1 टॉक्स अबाउट, राइट। और आर्टिकल 1 क्या कहता है कि भाई हमारे स्टेट्स और इसकी टेरिटरी, सारा का सारा आर्टिकल 1 में मेंशन। अगर आपको शेड्यूल 1 भी याद हो, वो भी तकरीबन इसी प्रकार का, राइट।
So Article 1 that talks about India, that is Bharat, shall be a union of states. And the states and the UTs thereof shall be as a specified in the first schedule. पहला बस स्टेट के बारे में बात कर रहा है, और याद रखिएगा भारत और इंडिया खुद ही एक कंट्रोवर्सी थी कि भाई उस समय इंडिया नाम रखना कि भारत, फिर एंड में डिसाइड किया गया कि इकट्ठे रखो, और यहाँ पर यूनियन ऑफ स्टेट्स. सेकेंड, द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट एंड द यूटीज स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल सच अदर टेरिटरीज मे बी एक्वायर्ड, वो सारा का नाम रखा. रादर इस पे आर्टिकल 1 पे एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया जाता है, इंडिया इज ए इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स. मतलब जो यूनियन है ना, इसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जो लेकिन जो स्टेट्स हैं इनको तोड़ा जा सकता है, जितने मर्जी हिस्से करे, ये पार्लियामेंट की मर्जी है. एक स्टेट के 2, एक स्टेट के 3, 2 स्टेट्स को मिलाना कुछ भी किया जा सकता है हमारी संसद द्वारा, क्योंकि इट्स ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, बट इट इज़ इनडिस्ट्रक्टेबल. इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं असंभव है. सो रादर यूनियन ऑफ स्टेट्स हमने प्रेफर किया. इसका यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है? एक तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आता है, स्टेट्स भी आएंगी, यूटीज भी आएंगी, और जो कल को हमने कोई टेरिटरी अक्वायर किया वो भी इसमें डाली गई. क्लियर है? ये गलत है. टुडे देर आर नॉट 28 स्टेट्स एंड रिमेंबर देर आर टोटल 9 यूटीज और 8 यूटीज. जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखिए. और इन सभी के नाम ये सब यहाँ पर फर्स्ट शेड्यूल में दर्ज हैं. आपको याद ही होगा फर्स्ट शेड्यूल. सो जो भी द अदर कंट्रीज पोजीशन कैन बी ऑल्सो एडेड इन टू द इंडिया थ्रू अमेंडमेंट्स. कभी हम दूसरी कंट्री का कोई ऐड करेंगे इंडिया में तो उसको अमेंडमेंट से ऐड करना पड़ेगा. नेक्स्ट आइए, आर्टिकल 1 क्लियर है. इंडिया दैट इज भारत इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, दैट इज फर्स्ट आर्टिकल. आर्टिकल 2 बहुत इंटरेस्टिंग है. बाहर से एडमिट करना कोई भी नए राज्य को और इस्टाब्लिश अ न्यू स्टेट. न्यू वर्ड याद रखना आपने, इनटू सच टर्म्स. So 2 powers to the parliament. Parliament may admit the new states into the Union of India. Means the power to establish new states. Like Sikkim Assembly passed, अगर आपको पता हो, जिससे सिक्किम became a state. तो ये new state ऐड की गई. That is this thing, right? Another, the main provision आपने 35, 36 के बारे कुछ नहीं पढ़ना ज़्यादा. आर्टिकल 3 के बारे बात कर, तो मतलब हमें कोई भी नया स्टेट बनाना है, बाहर से ऐड करना है, तो यू कैन ऐड अंडर आर्टिकल 2. अंडर आर्टिकल 3 आपको कोई भी स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसके 2 हिस्से करने हैं या उसका नाम चेंज करना, कुछ भी करना, वो आर्टिकल 3 में आता है. द पार्लियामेंट अगेन एम्पावर्ड टू फॉर्म अ न्यू स्टेट. वहां पर हम क्या करें? इस्टाब्लिश. बार बार देखिए यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम? एडमिट करना, न्यू स्टेट बनाना. समझ गए जी? एस्टाब्लिश करना. यहाँ पर हम बात करें फॉर्म, मतलब आप कोई टेरिटरी से, कोई स्टेट से हटा के एक स्टेट बना रहे हो, 2 स्टेट्स को मिला के एक स्टेट बना रहे हो, कुछ भी. आप एरिया बढ़ा रहे हो, एरिया कम कर रहे हो, बाउंड्री चेंज कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, सब चीज़ें आर्टिकल 3 में आती हैं. ये चीज़ याद रहे. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में, वहाँ पर क्या है? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स में नहीं, हम बाहर से ऐड कर रहे हैं कुछ ना कुछ है. इस प्रकार का आर्टिकल 3 क्लियर है जी सभी को? इसमें प्रोसीजर है. जब भी ऐसा कोई प्रस्ताव रखना पार्लियामेंट में, वो हमेशा राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा. याद रखिएगा, जब भी ऐसा कोई प्रोसीजर रखना है तो राष्ट्रपति उसको रिकमेंड करेगा. जब राष्ट्रपति रिकमेंड करेगा तब जाके वो बिल पार्लियामेंट से जाएगा. लेकिन इस समय राष्ट्रपति को पहले ये जो बिल है, ये स्टेट को भी बताना होगा, जिस स्टेट को हैम्पर कर रहा है, जिस स्टेट पे प्रभाव डालेगा, तो वो स्टेट को भी बताना है. उससे कोई ओपिनियन नहीं लेना, सिर्फ उसको बताना है. ये नहीं कि वो अगर उसका विरोध कर रही है तो मानना पड़ेगा. नो, इट इज़ ओनली एंड ओनली डिसीजन ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रेसिडेंट. यहाँ पर स्टेट का कोई रोल नहीं. स्टेट कुछ नहीं कर सकता. अगर पार्लियामेंट ने डिसीजन ले लिया कि स्टेट बनाना है तो बनेगा ही बनेगा. सिर्फ एक रेफरेंस देना इन स्टेट्स को, ये है. प्रॉपरली पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास. और जब भी ये बिल पास होंगे हमेशा याद रखना सिंपल मेजोरिटी. अभी पढ़ेंगे आर्टिकल 4 के तहत अमेंडमेंट भी नहीं आएंगे. 2 कंडीशंस इन द फॉर्मेशन, ओनली इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ओनली विद प्रायर रिकमेंडेशन. ये तो पक्का याद रखिएगा. और ये प्रेसिडेंट शेल बिफोर गिविंग रिकमेंडेशन रेफर द बिल टू द लेजिस्लेचर. बिल किसको करना है? स्टेट लेजिस्लेचर को भी रेफर करना है, जिसके साथ ये प्रभाव डालना है. और स्टेट लेजिस्लेचर अपना एक्सप्रेस करेगी व्यू विद इन द टाइम, बट प्रेसिडेंट बाउंडेड नहीं है उस व्यू के तहत चलने में. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक अ फ्रेश रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम. जब भी कोई चेंज करना, ऐसा नहीं कि हर बारी स्टेट को बताना पड़ेगा, रेफरेंस देना पड़ेगा. एक बार ही बता दिया, दैट्स मोर देन इनफ.
और अगर यूटी है तो उसमें तो रेफरेंस देने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि यूटी ऑलरेडी अंडर द पार्लियामेंट। आई होप एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर अबाउट आर्टिकल 3। अभी डिस्कस करेंगे अभ्यास सीरीज में क्वेश्चंस भी। आखिरी आर्टिकल है जी 4। आर्टिकल 4 तो बिल्कुल ठीक है, कोई भी लॉ विच इज़ अंडर आर्टिकल 2 और 3 शेल कंटेन जो प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल, क्योंकि नेचुरल सी बात है जब नया स्टेट बनेगा तो फर्स्ट शेड्यूल को चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पर नया स्टेट का नाम दर्ज करना पड़ेगा, यहाँ स्टेट्स का राज्यसभा की सीट्स का उस फोर्थ शेड्यूल में उसका नाम देना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों में ये चीज़ होता है आर्टिकल 4। तो उस केस में एज अ फोर्सेड शेल बी डीम टू बी, इनको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, संवैधानिक अमेंडमेंट नहीं माना। जब आंध्र प्रदेश बनी संविधान में कोई अमेंडमेंट नहीं आई, समझ आ रही बात। छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, झारखंड बना, कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई, क्योंकि वो 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ये आर्टिकल 4 का कहना है। without resorting to any special procedure. This can be done only by a simple majority of the parliament, like any other piece of ordinary legislation. I hope everybody is very clear about these topics. हमने क्या चीज़ें चेंज की हैं, क्या समझी हैं, ये याद रखिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कश्मीर, हैदराबाद और अपना जूनागढ़ वाला मुद्दा। उसके बाद हमने डिस्कस किया ये जो 3 कमेटीज़ थी, एसके धर कमीशन, उसके बाद जेवीपी, उसके बाद फजल अली कमीशन। एचएन कुंजरू और केएम पनिक्कर भी इसके मेंबर थे, और इसने माना लैंग्वेज को पैरामीटर, इन दोनों ने तो एक्सेप्ट भी नहीं किया। उसके बाद हमने कर्नोलॉजिकल ऑर्डर कैसे कैसे कौन कौन सा राज्य बना, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 1 to 4 में कईयों को आर्टिकल 4 में आज भी कन्फ्यूजन होगी कि भाई अमेंडमेंट कब होती कब नहीं। इतना याद रखिए, बेरूबारी केस भी आगे था, जिस केस के तहत रखा गया कि जब भी कोई पार्लियामेंट अपने एरिया को देगा किसी देश को तो अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए इंडिया और बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट वाली अमेंडमेंट कौन सा है, जिसके तहत इंडिया ने कुछ हिस्सा अपने इंडिया का एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिया और कुछ बांग्लादेश के लिए, रादर हमने ज़्यादा एरिया बांग्लादेश को दिया। वो कौन सी अमेंडमेंट है? ऑप्शंस 99th अमेंडमेंट, 100th अमेंडमेंट, 101st अमेंडमेंट और 102nd अमेंडमेंट। तो मिलते हैं जी अभ्यास सीरीज में। इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे शाम को। जय हिंद एवरीवन।